चैप्टर 14 देख रहे हैं, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के सवाल और जवाब देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन? कौन कौन से इसमें पीरियोडिक मोशन है? पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? जो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो जो स्विमर है, एक रिटर्न ट्रिप, मतलब यहां से गए और वापस चले आए, नदी उन्होंने यहां से यहां तक गए और नदी के दूसरे बैंक से वापस चले आए। तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन नहीं, क्योंकि जो मोशन हो रहा है स्विमर का, जो तैराक है यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका डेफिनेट पीरियड तो है नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम हो रहा हो, पानी की धाराएं चेंज हो रही हो, और जो टाइम टेकन है या समय यहां से यहां तक लग रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वापसी वाला समय भी वही हो। तो इसको हम इस श्रेणी में नहीं डालेंगे। फिर है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। एक बार मैग्नेट लटका हुआ है और उसको हमने डिस्प्लेस किया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और फिर उसको रिलीज कर दिया। अब जो मोशन है इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, जो मैग्नेट लटका हुआ है, अगर इसको डिस्प्लेस किया उसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और रिलीज कर दिया तो ये पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये ऑसिलेट करेगा बकायदा एक अपनी जगह से, क्योंकि इसकी मीन पोजीशन जो है नॉर्थ साउथ से, वो उसको अपने डिस्प्लेस किया तो नॉर्थ साउथ में आने की कोशिश करेगा वो। तो मैग्नेट जो है ऑसिलेट करेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से, और उसका टाइम भी डेफिनेट होगा। तो ये आपका, इस बी को हम इस श्रेणी में डालेंगे। ये पीरियोडिक मोशन है। अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो अपने सेंटर ऑफ मास के को एक्सिस मान के या पॉइंट मान के रोटेट कर रहा है। द एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, ये भी देखेंगे। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तब ये रोटेट कर रहा है जैसे सवाल में दिया गया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब वो बार बार अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद वो दोबारा चेंज होगा, फिर अपनी पोजीशन पे आएगा। तो जो इस तरीके के मोशन होते हैं वही पीरियोडिक मोशन होते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि एक सर्टेन पीरियड पर उसको रिपीट करना चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है। अब जैसे तीर कमान है और एक बार कमान से तीर आपने छोड़ दिया, तो यहां से तीर गया, वो आगे जाएगा और कहीं जाके या तो टकराएगा या अपनी एनर्जी लूज करके वो गिर जाएगा। ये वापस तो नहीं चलाएगा ना, तो इसीलिए बैकवर्ड तो नहीं आएगा। ये इसका मतलब ये पीरियोडिक, ये मोशन जो आप देख पा रहे हैं ये पीरियोडिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट नियरली, अब देखिए इसमें नियरली कहा गया है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, यानी कि पीरियोडिक तो हो ही हो, ऑसिलेशन हो रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो, और जो रिप्रेजेंट कर अच्छा हार्मोनिक मोशन मतलब जिसको हम साइन और कॉस के में रिप्रेजेंट कर सके, तीनों चीज होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत नियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, और कौन से ऐसे हैं जो पीरियोडिक हो लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो एक रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी धुरी पे, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। तो इस यहां पर हम एक एक करके बताएंगे कैसे क्या है। जैसे ये एक्सिस पे अपना घूम रहा है, ये एक्सिस है, अर्थ इस तरीके से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अर्थ अपनी पोजीशन पे एक 24 घंटे बाद उसकी कोई ना कोई पोजीशन अगर हम देख ले तो वो 24 घंटे बाद दोबारा आ जाएगी। इसी तरीके से जो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है वो इससे ये उसकी पूर्ति करता है। हाँ चलिए, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस तरीके से घूमता है, वापिस इस तरीके से घूमता है क्या? जाता है क्या? इसको हम साइन या कॉस में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसलिए ये यहां तक तो ठीक है, पीरियोडिक तक तो ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन यूट्यूब। अब ये आपका एक यूट्यूब है, मान लीजिए आपने मर्क्यूरी यहां तक है, आपने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, फोर्स अप्लाई किया,
तो ये थोड़ा नीचे की तरफ गया, ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया और आपने ये फोर्स को हटा दिया, तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, और लेकिन सारे देख लेते हैं पहले। मोशन ऑफ अ बॉडी बेयरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। यानी कि एक यहां पर एक बॉल है, बाउल, और यहां पर अपने एक बॉल छोड़ दिया, तो इधर की तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी आप साइन और कॉस के इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डी को देखें, ये जो जनरल वाइब्रेशन हो रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से, तो ये तो पीरियोडिक तो है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। तो जो मर्क्यूरी कॉलम की मैं बात कर रहा था यूट्यूब में, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि मर्क्यूरी ऊपर और नीचे की तरफ सेम पाथ में मूव कर रही है, और उसका फिक्स्ड एक पॉइंट है, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, सर्टेन पीरियड ऑफ, एक प्रॉपर टाइम पीरियड है उसका। और जब हम बॉल की बात करें, एक बाउल में हमने अगर बॉल को छोड़ा, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पे आएगा ये, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर यहां आगे, फिर यहां मूव करेगा, फिर वापस आएगा, इस तरीके से। तो बैक एंड फोर्थ ये जा रहा है, सेम पीरियड वो लगाएगा, और जो मोशन है वो पीरियोडिक है, साथ में आपका सिंपल हार्मोनिक भी है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं ऑसिलेशन की, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, एक नहीं है, एक से ज्यादा एटॉमिक की बात हो रही है, तो बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होगी इसके ऑसिलेशन की। यानी कि जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, इन इंडिविजुअल का सुपरपोजिशन होगा, जोड़ होगा। यानी कि जो इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स है इसमें, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक तो होगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है और सबकी जुड़ के एक पीरियड के हिसाब से ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये पीरियोडिक जरूर होंगे। इस फिगर में ये एक्स टी प्लॉट, यानी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, टी आपका टाइम हो गया, किसी लीनियर मोशन के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा इसमें प्लॉट है जो पीरियोडिक मोशन है, और कौन सा जो पीरियड है, यानी कि अगर पीरियोडिक मोशन आप बता रहे हैं, तो पीरियड क्या है उस मोशन का, जैसे एक्स टी है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, एक्स के हिसाब से जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है, वैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक समय के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, मतलब एक पीरियड उसमें हो। यहां पर देखिएगा कि यहां पर 100t में समय के हिसाब से ये जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये थोड़ा सा हैफजेड सा लग रहा है, कुछ कभी इस तरीके से है, कभी इस तरीके से है। तो अगर एक और भी है हमारे पास, ये आप देखिए, जो डी वाला है, ये बाकायदा आपको साइन कॉस वेव टाइप की कोई चीज दिखा रहा है। तो इसमें हम देखें कि कौन कौन से हमारे पीरियोडिक है। तो जैसे आपको देख के पता लग जाएगा, जब जहां आपको ग्राफ में सिमेट्री दिखाई देगी, एक जैसी चीज दिखाई दे रिपीट होती हुई, वही तो पीरियोडिक होगी। तो एक डी देखिए, एक बी देखिए, कितना रिपीटेशन है प्रॉपर, चाहे इसमें टूटी फूटी लाइनें हो, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, जैसे इसमें भी है, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ही रिपीट हो रही। एक्सटी ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है समय के साथ, वो बिल्कुल पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है। तो पहला वाला तो आपका ये देखिए, ये तो पीरियोडिक मोशन है नहीं, क्योंकि ये तो यूनिडायरेक्शनल मोशन दिखा रहा है, इसमें वापस तो आ नहीं रहे, कोई रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है इस मोशन में। अगर दूसरे की बात करें इसमें, तो यहां पर हर 2 सेकंड बाद देखिए, अगर मैं यहां से शुरू करूं, तो इस जगह से अगर मैं यहां पर हूं इस जगह पे, तो इस जगह पे देखिएगा ये अपने आप को रिपीट कर रहा है दोबारा। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप कह सकते हैं, यहां से यहां तक, फिर ये रिपीट करता है, मतलब यहां से यहां तक, फिर ये रिपीट हो रहा है इधर से देखिए ये। तो हर एक 2 सेकंड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन है। बाकायदा इसका पीरियड जो है वो 2 सेकंड यहाँ ये ग्राफ दिखा रहा है आपको। अगर आप इसकी बात करें ये वाले की, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो रिपीट कर रहा है मोशन को अपनी पोजीशन पे केवल इधर तरीके से, यानी कि जो पार्टिकल है रिपीट तो कर रहा है मोशन को, लेकिन वो एक ही पोजीशन पे रिपीट कर रहा है। हो सकता है कि पहले आया, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया, रिपीट तो कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन किस तरीके से रिपीट कर रहा है, कोई प्रॉपर पीरियड तो नहीं है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि पीरियडिक मोशन में जो पूरा का पूरा मोशन है वो पूरा रिपीट होना चाहिए, और सबका टाइम एक जैसा होना चाहिए, यानी टाइम इंटरवल इनका एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत एलिगेंट, और आप कहें बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहाँ पर जो मोशन है वो हर 2 सेकंड में, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे आप आए और इस पॉइंट पे आए, तो ये जो मोशन है ये दोबारा रिपीट होगा इस तरीके से।
यहाँ पर जो मोशन है पार्टिकल का वो हर 2 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो ये पीरियोडिक मोशन है इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ऐसा ये रिपीटेशन हो रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, अब इसमें आपका ये फंक्शंस है, इसमें आपको बताना है कौन से सिंपल हार्मोनिक है, कौन से पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, कौन से नॉन पीरियोडिक है, और अगर आपको पीरियोडिक मोशन दिख जाता है तो आपको पीरियड भी बताना है। ओमेगा आप कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट ले सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहला जो है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी जरा √2 से बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां भी कर लीजिए, क्योंकि √2 बाहर ले लीजिए तो 1/√2 आ जाएगा। ये क्या 1/√2 हम जानते हैं कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये कॉस π/4 साइन π/4 होते हैं, दोनों की वैल्यू 1/√2 आएगी। इससे क्या होगा कि हम इसको साइन π/4 इसको हम साइन π/4 लिख दें, इसको हम कॉस π/4 लिख दें। इसका मतलब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए माइनस बी, यानी कि अंडर रूट साइन ओमेगा टी माइनस π/4। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वैल्यू होती है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आपने देखना, हमने ए को √2 कहा, यहां पर साइन था, यहां पर ओमेगा टी आया, और यहां पर बाकायदा ये फाई आपने π/4 लिया। अब देखिए ये चीज यहां हुई है ओमेगा टी माइनस π/4। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इसके साथ रिप्रेजेंटेशन देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। और इसका पीरियड क्या हुआ, इसका पीरियड है 2π/ओमेगा। ये जो है हमने यहां से इक्वेट किया ओमेगा। तो ये पीरियोडिक तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है आपका। अब अगला है साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? साइन क्यूब, आपको साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है 3 साइन ओमेगा टी माइनस 3 माइनस साइन 3 ओमेगा टी। अब इसमें जो टर्म आप देख पा रहे हैं, एक तो ये साइन ओमेगा टी है और यहां पर भी आपके पास साइन 3 ओमेगा टी। अगर मैं इसको 3 लिख दूं तो साइन ओमेगा टी और साइन 3 ओमेगा टी ये अलग अलग तो ये भी और ये भी दोनों के दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम है। लेकिन जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा यानी कि सुपरपोजिशन किया इनके, तो ये दो सिंपल हार्मोनिक है, पीरियोडिक है, दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक है, लेकिन ये कुल मिला के जोड़ेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। अगला फंक्शन आपका है 2 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। अब ये जो इसको हम अगर इक्वेट करें a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। इसको केवल इसलिए किया गया है कि इसको हम a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि ये a हो गया, ये cos हो गया, ये आपका ओमेगा टी यानी कि इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, और ये π/4। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है, और इसको हम इस फॉर्म से इक्वेट कर सकते हैं। जो पीरियड है उसका 2π/2 ओमेगा, यानी कि π/ओमेगा आपका है, ये 2π इस यहां से हमने इक्वेट किया इसको। तो ये वाला हो गया आपका। अब एक ये देखिएगा, अगला इक्वेशन जो है हमारा cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। इसमें हर एक जो इंडिविजुअल कोसाइन फंक्शन देख रहे हैं 1 2 3, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि इनको जोड़ दिया गया है ये सुपर इंपोज हो गए, तो यहां बिल्कुल सेम चीज हम लगाएंगे जो हमने पहले एक और इक्वेशन में लगाई थी कि ये जोड़ने के बाद पीरियोडिक तो रहे लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहे। फिर आपके पास ये है EXP यानी कि एक्सपोनेंट और माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं करते, इसका मतलब ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। और ये जो चीज है 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो नॉन पीरियोडिक है, तो क्लियर दिख रहा है। A particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A और B। A और B के बीच में एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम में है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है A और B। आपको डायरेक्शन लेना है A से B पॉजिटिव, और आपको साइन बताना है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का। कहां पर?
जब ये इन पोजीशंस पे हो। तो ये इसके जो उत्तर होंगे वो आप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा पार्ट्स हैं। तो पहले लेके चलते हैं आपका एट द एंड ए। अब इसको इस तरीके से समझिए, ए और बी दोनों 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। इसका मतलब ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है, आपकी ओ जो होगा वो आपको मिड पॉइंट मान लीजिए बात का। तो पार्टिकल जो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है इन दोनों के बीच में। तो अगर आप एक्सट्रीम ए के बारे में बात करें, जो पहली चीज पूछी गई है, एक्सट्रीम ए के बारे में बात करें तो पार्टिकल ए पे रेस्ट पे आएगा, यानी कि जब रेस्ट पे, क्योंकि इसको वापस जाना है ओ पे और फिर वापस बी तक बढ़ना है, फिर वापस आना है, मतलब ए पर रुकेगा तभी तो वापस जा पाएगा। तो ए पर इसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली रेस्ट मान लीजिए, तो मोमेंटरीली 0 है। अब जब ये ए ओ की तरफ कूच कर रहा होगा, जा रहा होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा जब ये इस तरफ जा रहा होता है तो इसको एक्सेलरेशन कम होगा, तभी तो वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पर आके। अब जब ये इस तरफ बढ़ रहा होगा तो ये ओ पॉइंट पे एक्सेलरेशन अगर इसका मैक्सिमम नहीं हुआ तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर एओ की डायरेक्शन में लेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा, राइट, अगर राइटवर्ड जा रहा है तो ये। अब बात करते हैं इस बी पॉइंट की। इस बी पॉइंट पे पार्टिकल जैसे ए पे रेस्ट पे है वैसे बी पे रेस्ट पे आ जाएगा, तभी तो ये ओ की तरफ जाएगा, फिर ए की तरफ बढ़ेगा आगे। इस पॉइंट पे ये रेस्ट पे आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पे इसकी 0 हो जाएगी। अब जब ये अपोजिट, अब देखिए जब वो डायरेक्टेड होगा अलोंग बी, जो मैंने पहले ए के लिए बताया था वही आप इसको मानिए। अगर वो इस तरफ आ रहा होता तो हमने कहा, जैसे इस तरफ आ रहा था मीन पोजीशन की तरफ, तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन जब वो यहां से यहां जा रहा होता है तब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस पे नेगेटिव लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो रुकेगा। तो एक्सेलरेशन अगर हम इस डायरेक्शन माने तो नेगेटिव लग रहा है, इस डायरेक्शन माने तो पॉजिटिव लग रहा है। अब फोर्स, क्योंकि फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इस यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी नेगेटिव हो जाएगा। अब अगली कंडीशन देखिएगा, सी। सी पे क्या है, हमने ये दो चीजें देख ली, जब ये पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे है। अब सी है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए, डी है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसमें अगर मैं कहूं इस तरीके से, मैं यहां बना के दिखा देता हूं ताकि हम जब एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको आसानी रहे कि हम क्या कर क्या रहे हैं। एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी यहां पर हो और ये ए की तरफ जा रहा हो, पहला ये वाला हो गया। उसके बाद एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, मतलब ये बी पे हो, फ्रॉम बी, बी से 2 सेंटीमीटर, मतलब बी से यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर हो, गोइंग टुवर्ड्स है, अब ये ए की तरफ जा रहा, मतलब यहां से यहां तक आया, बी की तरफ, यहां इस तरफ जा रहा हूं। फिर अगला है 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, मतलब ए से 3 सेंटीमीटर यहां तक हो और ये बी की तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, यहां 3 सेंटीमीटर हो यहां से यहां तक। फिर एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, मतलब बी से 4 सेंटीमीटर अवे हो और टुवर्ड्स से ए की तरफ जा रहा हूं। तो सी केस में क्या होगा, जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है, वो हमने कहा इसकी मीन पोजीशन है पार्टिकल की, इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे हमने कहा ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, 0 पॉइंट ये ओ पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी। तो जो वैल्यू होगी, जो संख्या होगी वेलोसिटी की, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये पार्टिकल डायरेक्टेड कहां है, इस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर ये 0 होने वाली है। इसका मतलब यहां से यहां तक जब जाएगा तो वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो लेफ्टवर्ड, अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तभी तो ये रुक जाएगा, यहां जाके कम होगी वेलोसिटी तभी तो रुकेगा। और जो एक्सेलरेशन है और जो फोर्स है, अगर मीन पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन 0 है तो F इक्वल टू ma, फोर्स क्या होगा वो भी 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे। यहां पर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है टुवर्ड पॉइंट ओ, इस पॉइंट के टुवर्ड्स जा रहा है और बी पॉइंट से जा रहा है, और 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा। तो जो डायरेक्शन है मोशन की वो हमारे कन्वेंशनल डायरेक्शन से अपोजिट है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ए टू बी, हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, ए टू बी। तो यहां पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारे के सारे नेगेटिव है, क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन हम यहां से यहां तक मानते हैं। या ये भी कहिए कि जब हम ये जब इधर से इधर जा रहा है, ओ तक जा रहा है,
और इस पॉइंट पे है ये, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे तो 0 जाती है, यहाँ मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, इस जगह पे एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पे कहीं 0 या मैक्सिमम के बीच में होगा। ऐसी फोर्स हम एक्सेलरेशन से नोट कर लेंगे। लेकिन कन्वेंशनली ट्रेडिशनली हमारा डायरेक्शन ये होता है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है तो तीनों चीजें नेगेटिव हो जाएगी, बस ये समझिएगा। कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनली जो हम मानते हैं, क्योंकि सवाल में भी दिया हुआ है कि आपको इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव मानना है। यहां की बात करें तो अब ये देखिए ए है, ए से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे हमने कहा कन्वेंशनल सवाल में भी दिया हुआ है कि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानिए, तो जो वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो या फोर्स हो, सारे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे। जैसे कि हमने इसके पहले वाले में बताया कि अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप पिछला देखें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, चाहे आप 2 सेंटीमीटर की बात करें, चाहे 4 सेंटीमीटर की बात करें, जा तो इसी तरफ रहा है। कन्वेंशनल हमारा ये, हम इस जगह इस डायरेक्शन में सबको पॉजिटिव मानते हैं, तो इसलिए इस डायरेक्शन में सबको नेगेटिव मानेंगे। ये बिल्कुल डी की तरह है। Which of the following relationship between the acceleration a and displacement x, इनमें कुछ ऐसे इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें जो एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशनशिप दी हुई है, कौन सा ऐसा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। तो देखिए, जो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो उसके लिए लॉ है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को अगर हम एम ए मान ले, एम इंटू ए, ये होगा माइनस के एक्स। तो ए कैसे आएगा, माइनस के एक्स बाय एम, जो आप यहां भी देख पा रहे हैं, ए है माइनस के एक्स बाय एम। इसमें जो फोर्स है इस जगह पे देखिए, ये फोर्स है एम पे, मतलब किसी मास पे, जो कि कांस्टेंट है, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए आपका एक्सेलरेशन है। अब ए एक्सेलरेशन है, के तो कांस्टेंट होता है। अब इन सारी इक्वेशन में केवल ये जो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये वाली ए इक्वल टू माइनस 10x, ये यहां पर अगर मैं इसको a बाय एक्स को कर दूं माइनस 10 या 10 जो भी वैल्यू हो, ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी इसके साथ, हमारे इन इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। ओके, ये इसके साथ थोड़ी मैच कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि माइनस संख्या, अगर आप कहें ए क्यों नहीं हो रही है साहब, ए के बारे में बताइए, ए को क्यों छोड़ रहे हैं आप, तो क्योंकि सी में ये माइनस का भी संख्या इन्वॉल्व है और ये इसके साथ मैच कर रही है, तो ये हम इसको एसएचएम कहेंगे। जो मोशन है पार्टिकल का, एसएचएम जो कर रहा है, उसको हमने डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, एक्स टी, यानी कि एक्स है फंक्शन टी का, और ये टी यहां पर है ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इनिशियल पोजीशन पे जब टी इक्वल टू 0 है, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो 1 सेंटीमीटर है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसके एम्पलीट्यूड क्या है, इनिशियल फेज एंगल क्या है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस पार्टिकल की वो आपको पाई दी हुई है। यदि हम इस कोसाइन फंक्शन की जगह हम साइन फंक्शन यूज करें, यानी कि बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस ए को बी कर दें, कॉस की जगह साइन कर दें, तो एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज क्या होगा पार्टिकल का इन कंडीशन में। अब इस सवाल के लिए आपको साइन और कॉस फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। यानी ओरिजिन पॉइंट पे साइन 0 इक्वल टू 0, यानी कि वहां पर ओरिजिन पे जारी होगी, जो ग्राफ है ओरिजिन से पास हो रहा होगा। लेकिन दूसरे केस में कॉस 0 1 होता है, तो 0 या ओरिजिन पे आपका कॉस मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और -1 होती है। तो इनिशियली जैसे सवाल में दिया हुआ है टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने कहा है कि ओमेगा है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी भी बाकायदा दी हुई है ओमेगा, ये भी हमारे पास है। अब हमको बताया गया है कि xt, ये xt इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, x कितना है 1, इसकी जगह 1 रख दीजिए, a आपका एम्पलीट्यूड है, cos t आपका 0 है, तो ओमेगा t को 0 रख दीजिए, 5 ऐसे रहने दीजिए, तो 1 कितना हो गया, a cos 5, a cos 5 मतलब 1 हो गया। अब v जो होता है dx बाई dt होता है, यानी कि आपके पास जो a cos ओमेगा t है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे a cos ओमेगा t को, तो cos का माइनस साइन होता है वो कर लेंगे, साथ में ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ओमेगा आ गया आपका इस तरीके से माइनस, और ये dx बाई dt है, यानी कि आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे।
अब ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, अब टी इक्वल टू 0 रख दीजिए, जो संख्याएं हमारे पास थी वो रख दीजिएगा, यहाँ पर ओमेगा आपको 1 दिया हुआ ये भी रख देंगे, तो 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5 आ गया। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या थी, ये दूसरी इक्वेशन बनी है। पहले हमारे पास इक्वेशन थी a cos 5 इक्वल टू 1, तो a इसके साथ मैं यहां पर अगर लिख दूं, ये दूसरी इक्वेशन है, और a cos 5 इक्वल टू 1 ये आपको पहली इक्वेशन मिली। इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक को बाएं हाथ पे एक को दाएं हाथ पे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, इस जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि a स्क्वायर ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर हो गया बराबर 2, a हो जाएगा √2, तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। अब अगर मैं इस और इस इक्वेशन को डिवाइड करूं तो आपका क्या आएगा, tan 5 इक्वल टू -1, tan 5 इक्वल टू -1 है, इसका मतलब 5 क्या होना चाहिए, या 3π/4, 7π/4, जहां जहां -1 आता है tan थीटा, जहां जहां -1 आता है वहां पर आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आ रही है। ओके, तो 3π/4 है, 7π/4 है, ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 5/4 चलेंगे, 5π/4 नहीं आएगा इसमें, ऑड नहीं, ऑड गलत कह गया, ऑड मल्टीपल नहीं, 3π/4 7π/4 आएगा इसमें। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगले इसमें सवाल के दूसरे पार्ट में x दिया आपको b sin ओमेगा t प्लस 5, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर t की जगह अपना 0 रखेंगे, b sin 5 इक्वल टू 1 आएगा। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, या आप ये भी कर सकते, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, साइन का कॉस डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमारे पास है वो हम रख सकते हैं पाई को इस तरीके से, तो b sin 5 आपका आ गया इक्वल टू 1, b sin 5 साइन अल्फा आपका 1 और b sin अल्फा आपका 1, ये जो आपकी दोनों इक्वेशन आ गई है, cos अल्फा साइन अल्फा, तो b sin अल्फा, ये इसको मैं यहां से काट देता हूं, b sin अल्फा 1 आ गया, और आपके पास b यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां हमारे पास b sin अल्फा, क्योंकि एक बार हमने साइन लिया, एक बार cos लिया, यहाँ पर जब साइन लेंगे तो b sin अल्फा 1 आया, और यहाँ पर आपका इस जगह पे ये cos है, और इस जगह पे हमने इसको एक वैल्यूज भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू वगैरह सब दी हुई है, वो हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, तो b cos अल्फा आपका 1 आएगा। तो एक बार हमारा b, ये b cos अल्फा है, तो एक बार b cos अल्फा आ जाएगा, एक बार b sin अल्फा आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, तो आपका b स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 है, b आपका √2 आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, b cos अल्फा इक्वल टू 1 और b sin अल्फा इक्वल टू 1, जो हम लेके आए हैं, जैसे हमने पिछले वाला किया था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों आपका 1 आ जाएंगे, यानी कि tan अल्फा 1 आ जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है कि अल्फा के बारे में π/4 की बात हो रही है, या 5π/4, इस तरीके से वैल्यू आएगी, अल्फा आपका इस तरीके से आएगा। एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें स्केल है जो रीड करता है 0 से 50 kg तक, जो लेंथ है स्केल का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक बॉडी सस्पेंड की गई इस बैलेंस से, अब इसको डिस्प्लेस किया गया और रिलीज कर दिया गया, वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड आपको 0.6 सेकंड दिया है, आपको वेट बताना है इस बॉडी का। जो मास है स्केल का, जो मास ये रीड कर सकती है वो 50 kg। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग का हो सकता है, वो लेंथ जो स्केल की लेंथ है, यानी कि L 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है आपको 0.6 सेकंड। तो जो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा F इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी हम ले लेते हैं 9.8, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये आपके पास 50 मास दे रखा है, 9.8 हम ग्रेविटी ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 490 न्यूटन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है आप जानते हैं कि K होता है F/L, है ना, F आपका आ गया है, लेंथ आपके पास है 0.2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास K आ जाएगा। तो जो मास है वो इस तरीके से, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K आ गया, इसको सस्पेंड किया ताकि बैलेंस किया जा सके। अब टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे आएगा, T इक्वल टू 2π√m/K। अगर आपको मास चाहिए तो मास को यहाँ ले लीजिए, बाकी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बाकी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, m को एक जगह रखिए, बाकी सबको एक जगह ले आइए। अब इसमें T आपका 0.6 दिया हुआ है, K हमने अभी भी 2450 निकाली, तो रख लीजिए इसको, और ये वैल्यू आई है 22.36। तो अब mg क्या आया, मास आपके पास आपका 22.36 और ये 9.8, यानी कि 219.167, इसको हम 219 लिख सकते हैं। वेट जो बॉडी का होगा वो 219 न्यूटन आएगा। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 1200 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है,
इसको माउंट किया गया है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल टेबल पे। जो मास है 3 kg का, इसको अटैच किया गया जो फ्री एंड है स्प्रिंग का। जो मास है उसको फिर पुल किया गया, इसको फिर खींचा गया साइडवेज, यहाँ खींचा गया इसको। डिस्टेंस जितना वो खींचा गया वो आपका 2 सेंटीमीटर, और रिलीज कर दिया गया। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑसिलेशन की, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है इस मास का, और मैक्सिमम स्पीड बतानी है इस मास की। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है वो 1200 है, मास भी दिया हुआ है आपको, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। इसको ये सेंटीमीटर को आपके मीटर में चेंज कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो कैसे है, v इक्वल टू 1/t, हम जानते हैं v इक्वल टू 1/t होता है। टाइम हो पीरियड जो होता है, अभी हमने पिछले सवाल में देखा, इसको उल्टा कर देंगे 1/2 √k/m आ जाएगा। तो टाइम अगर आप निकालना चाहें, उसको उल्टा कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 2 और पाई की वैल्यू पता है, k की वैल्यू और m की वैल्यू सवाल में दी हुई है, दोनों को रख दीजिए, 3.18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहां तक तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें मिल गई। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो कैसे मिलता है, ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो √k/m होती है, जिसमें आप ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और हम ये भी जानते हैं कि a होता है, यानी कि ma इक्वल टू k। तो a हो जाएगा k/m इंटू ए। ये सारी वैल्यूज पता है, k है, a की वैल्यू हमें पता है, ये m की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर रख लीजिए a, एक्सेलरेशन भी आ गया। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इस मास का वो यहाँ से कितना है, 8 v मैक्स, और ये किसके बराबर होगा आपका, a ओमेगा के बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, v इक्वल टू a ओमेगा। ओमेगा क्या है, √k/m। ओमेगा की जगह आप √k/m रख दीजिए, k भी पता है, m भी पता है। a है 0.02, दोनों की वैल्यू रखिए, 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मास की वो 0.4 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहां पर जो पोजीशन है, अब हमारे पास ये जो सवाल था, इस डायग्राम को याद रखिएगा। इसमें इन्होंने कहा कि हम पोजीशन ले मास का, जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है उसको x इक्वल टू 0 माने, और जब उसको डायरेक्ट किया गया, खींचा गया लेफ्ट से लेकर राइट तक, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस माने, इस तरह से। अगर आपको x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ t, x फंक्शन का t जो ऑसिलेट हो रहा है मास का, यदि जो जिस मोमेंट पे वो स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप पर t इक्वल टू 0 मान लीजिए, जो मास है वो मीन पोजीशन पे है, और जब मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे है, तो जब मैक्सिमम कंप्रेस पोजीशन है यहां पर, वो मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे है। किस तरीके से ये जो फंक्शन है एसएचएम के, वो डिफर होंगे एक दूसरे से, फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में, एम्पलीट्यूड के लेवल पे, या इनिशियल फेज के रिस्पेक्ट में। तो अभी उसका उत्तर कुछ इस तरीके से आ रहा है आपका। जो फंक्शन है इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड, लेकिन इनका जो इनिशियल फेज है वो अलग है। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया मास का साइडवेज, वो आपका एम्पलीट्यूड 2.0 सेंटीमीटर। अब इसको ये आया कैसे, इसको हम देखते हैं। देखिए आपको ये इसके लिए जो पिछला सवाल है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े। यहाँ पर k दिया हुआ है आपका 1200 न्यूटन पर मीटर, मास दिया हुआ है। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो ओमेगा है, √k/m, k रख दीजिए, m रख दीजिए आपका √400, यानी कि 20 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब जब मास मीन पोजीशन पे है, इनिशियल फेज इसका 0 है, यानी कि ये मैं आपको बताता हूं अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए हम xt ऐसे लेते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इनिशियली ये 0 है, मीन पोजीशन पे है, और xt को हम x लिख रहे हैं, तो a sin ओमेगा t ये हो गया। a आपको पता है 2 है, साइन ओमेगा आपने निकाल लिया वो 20 है, तो 2 sin 20t हो गया। अब जब आप मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तो बहुत जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना एक्सट्रीम राइट पे आप ले गए, तो यहां पर इनिशियल फेज कितना होगा, π/2। जैसे आपने कहा यहाँ फाइव आपका साइन की वैल्यू समझिएगा, ये साइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। साइन 0 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू कब हो सकती है, जब π/2 हो, तो इसीलिए π/2 होगा। तो a sin ओमेगा t प्लस π/2। अब यहाँ पर वो जो वैल्यू पता है हम रख दीजिए, a हमें 2 पता है, ओमेगा 20 पता है, π/2 रख दीजिए, तो 2 cos 20t हो जाएगा। अब जो मैक्सिमम कंप्रेस पोजीशन है, मास यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है,
तो इनिशियल फेज अब इस जगह पे क्या हो जाएगा 3π/2। 3π/2 यानी कि अगर आप इसको समझना चाहें इस तरीके से होता है, तो अगर आप इसको ले तो 270 डिग्री की बात हो रही है। ओके, तो यहां पर फाई क्या हो जाएगा 3π/2। बस आपको ये समझना है, एक जगह 0 लिया हमने फाई, एक बार π/2 लिया, एक बार 3π/2 लिया। अब यहां पर वैल्यूज रख दीजिए। ए है, ओमेगा पता है 3π/2 और 20t ओमेगा, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगा। अंदर π/2 है तो पिछले की तरह आपकी वैल्यू आप रख लीजिए, जो पिछला वाला हमने अभी भी लिया था π/2, ये वाला, इसके लिए हमने π/2 रखा था ना यहाँ पर, तो उससे ये वैल्यू आई थी हमारी। तो -2 cos 20t हो गया। जो फंक्शन है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 20/20 पाई, आप यहां से कभी भी निकाल सकते हैं, आपके पास ये है। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके फेजेस अलग अलग है, एक बार 0 है, एक π/2 है, एक बार 3π/2 है। तो ये हमने ऑसिलेशन का पहला पार्ट देखा, अभी एक और बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।